यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और नाटो, इस बार आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये कहानी खुद भगवान शिव ने खुद को जागरूक करने के लिए लिखी है और उसे शनिदेव अंजाम दे रहे हैं साल 2019 से। इस बार आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर पाओगे और कुछ करना भी नहीं चाहते। नमस्ते, मैं हूँ अभिजीत आगरकर। हमारा चैनल है इल्यूमिनेत्रा। हम इस चैनल पे सारी तरह की एस्ट्रोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड बात करेंगे। अभी ये जो टॉपिक है रशिया और यूक्रेन का, उसको मैं स्पिरिचुअली एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि ये सब क्यों हो रहा है और इसी टाइम में क्यों हो रहा है जब एक्चुअली प्लैनेट्स ऐसे पोजीशन में आए हैं जो 1991 के वक्त थे, ऐसे ही पोजीशन में ऑलमोस्ट प्लैनेट्स आए। तो ये कहानी है एक टाइप की एनर्जी जो दो फॉर्म में बटी है, डिवाइन मस्कुलिन और एक है डिवाइन फेमिनिन। अब ये दोनों एनर्जीज अलग थी, 1991 से अलग थी। ये दोनों एनर्जीज का एक साथ क्लैश होने वाला है। इसका टाइम स्टार्ट हो गया था 18 अक्टूबर 2021 से, जब सैटर्न मकर राशि में डायरेक्ट हुए थे, मतलब मार्गी हुए थे। और फिर 22 अक्टूबर 2021 को जुपिटर भी मार्गी हुए थे इसी साल, मतलब 2021 में। और 19 नवंबर से जैसे ही गुरु ने अपना घर चेंज किया कैप्रिकॉन से एक्वेरियस में, जैसे हो गए और 19 नवंबर 2021, वहां से ये जो दो शक्तियां हैं डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन, इन दोनों का यूनियन होने वाला था। तो वहां से लेके अभी के टाइम तक, फरवरी के टाइम तक, ये दोनों शक्तियां मर्ज होने का टाइम ऑलमोस्ट पास में आ गया है। जैसे ही ये शक्तियां क्लैश करने वाली है, उस टाइम पे दुनिया में ऐसी कुछ चीजें होगी जिसकी आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। यूक्रेन और रशिया विवाद इसका ये उदाहरण है। जैसे कि मैंने मेरे फर्स्ट वीडियो में बोला था आपको कि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 22 फरवरी 2020। उसी दिन मैंने वीडियो क्यों रिकॉर्ड किया, क्योंकि वो दिन मेरे लिए भी स्पेशल था और मुझे पता था कि वो दिन पूरे यूनिवर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उस दिन का अगर आप देखोगे प्लेसमेंट्स प्लैनेट्स का, उस दिन में ऑलमोस्ट सैटर्न 10th नंबर राशि जो है कैप्रिकॉन उसमें था। और कैप्रिकॉन में जब जब सैटर्न होता है, यूरोप में कुछ ना कुछ होता है, मतलब कोई भी घटना होती है। उसका रीजन ये है क्योंकि यूरोप रिप्रेजेंट करता है बिजनेसेस को, इंटेलेक्चुअल पीपल्स को। और ये जो इंटेलेक्चुअल पीपल होते हैं ये ऑलमोस्ट होते हैं जेमिनी लग्न के। तो यूरोप में जो भी कंट्रीज जेमिनी लग्न को रिप्रेजेंट करती है, उनकी मास स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो गई 2019 के जनवरी के बाद। अब मैं इसको धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा आपको। जैसे कि 2019 के बाद ही कोरोना आया और सबसे ज्यादा हिट होने वाला एरिया अगर वर्ल्ड में कोई था तो वो था यूरोप, वेस्टर्न यूरोप, जो बिजनेसेस को रिप्रेजेंट करता है, जो जेमिनी को रिप्रेजेंट करता है। और जेमिनी का अगर चार्ट निकाला जाए तो 2019 के बाद ऐसी पोजीशन में आया था वो चार्ट कि जब जेमिनी के चार्ट में 8th हाउस में सैटर्न और जुपिटर कंजक्ट कर रहे थे और 2020 में राहु 12th हाउस में था। मतलब ऐसा है कि जेमिनी को रिप्रेजेंट करने वाली कंट्रीज, उसमें पूरे कंट्रीज में प्रॉब्लम चालू हो गए, दंगे होना या फिर रिलीजन पे फाइटिंग होना, या फिर कोरोना वायरस पूरी तरह से फैल के
वहां पे बिजनेसेस को अफेक्ट होना, ये सब की सब चीजें शनि के थ्रू हुई। और वो किसने करवाई? ये एक्चुअली पूरा सेटअप हमारे शिव भगवान का है, जिन्होंने ये सेटअप बहुत सालों से करके रखा है कि दुनिया कैसी होगी, क्या होगी। अभी मैं 2022 की स्पेसिफिकली बात करूंगा, पुरानी बातें मैं नहीं करूंगा। तो भगवान शिव ने खुद शनिदेव को ये काम दिया है कि इस दुनिया में जो भी कचरा है, जो भी दूषित लोग हैं, या फिर जो भी लोगों ने कुछ पाप किए हुए हैं, उनको इस दुनिया से हटाना। जब जब शनिदेव कैप्रिकॉन में आते हैं, मतलब मकर में आते हैं, और मकर से एक्वेरियस मतलब कुंभ में शिफ्ट होते हैं, उस टाइम जेमिनाई को रिप्रेजेंट करने वाले लोग, कंट्रीज, उनके लाइफ में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। और वो टाइम चालू हो गया था 2019 से। 2019 से 6 साल तक, मतलब 2025 तक ये चीजें होंगी, और इस यूनिवर्स में ये चीजें कंटिन्यूसली होंगी। बीच में ये कुछ टाइम के लिए रुक जाएगी, जैसे कि अभी ये जो रशिया और यूक्रेन की बात मैं कर रहा हूँ, एक्चुअली इसका बैकग्राउंड 2014 से ही चालू हो गया था, जब शनि धनु में थे, और धनु से वो कन्या मतलब वर्गों में एस्पेक्ट दे रहे थे, मतलब दृष्टि डाल रहे थे। वहीं से उनका सेटअप स्टार्ट हो गया। वो टाइम था 2014-15 के आसपास। वहां से वो कैप्रिकॉन में आ गए, धनु से कैप्रिकॉन में आ गए, और कैप्रिकॉन से जब आए, वहां पे उनको जुपिटर कंजक्ट हुए 2020 के आसपास। ओके, और 2020 से ये चीजें फास्ट होने लगी। तो 2019 से अगर हम 5 साल काउंट करें तो 6 साल अगर काउंट करें तो 2026 होता है। 2026 तक इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। 8 दिसंबर 1999 ये ऐसा दिन था जब मकर, कुंभ, मीन और मेष राशि, ये चारों राशियां एक्टिवेट थी, केतु के साथ, शनि के साथ, राहु के साथ और जुपिटर के साथ। तो ये चारों प्लैनेट्स इन चारों राशियों पे इफेक्ट कर रहे थे, कुछ ना कुछ एस्पेक्ट देके। ठीक वैसा ही एस्पेक्ट और वैसा ही प्लैनेटरी पोजीशन ऑलमोस्ट मार्च और अप्रैल के मंथ में हो रहा है। तो जैसे जैसे ये प्लैनेट्स आगे बढ़ते जाएंगे, अभी आज का दिन है 26 फरवरी 2022। आज 4 बजे जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मार्स ने ट्रांजिट किया है मकर में। तो मकर राशि आज ऑलमोस्ट मार्स, मर्क्यूरी और शनि के साथ एक्टिवेट है, और कल 27 तारीख को वीनस भी इसमें ज्वाइंट हो जाएगा। और जैसे ये राशि एक्टिवेट होती है, और उसके बाद 17 मार्च तक राहु भी मेष राशि में शिफ्ट हो जाएंगे। तो मेष राशि भी 17 मार्च तक एक्टिवेट हो जाएगी, और उसके बाद 12 और 13 अप्रैल को राहु पूरी तरह मेष राशि में शिफ्ट हो जाएगा, और जुपिटर जो है वो मीन में चला जाएगा। और जैसे वो मीन में जाता है तो ऑलमोस्ट अप्रैल के एंड होते होते 29 अप्रैल में सैटर्न चला जाएगा एक्वेरियस में। तो ये चारों राशियां एक्टिवेट हो जाएंगी, मकर, मीन, कुंभ और मेष। जो ये प्लैनेटरी पोजीशन होने वाली है, इसी टाइम पे, ऐसा ही टाइम 1999 के टाइम था जब रशिया ने बेलारूस के साथ मिलके स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ बेलारूस एंड रशिया इसकी स्थापना की थी। ये ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम बोलते हैं यूएसआरबी, यूनियन स्टेट ऑफ रशिया एंड बेलारूस। अब रशिया क्या चाहता है अभी के टाइम कि यूक्रेन भी इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करे। ओके, बट यूक्रेन नहीं चाहता कि ये ऑर्गेनाइजेशन रशिया के साथ वो ज्वाइन करे। बट राहु फर्स्ट नंबर राशि जो है मेष में आने वाले हैं अप्रैल में, 12 अप्रैल को। उससे पहले वो ट्रू राहु जो है सेट हो जाएगा 17 मार्च के आसपास, राहु शिफ्ट हो जाएगा मेष में। तो 17 मार्च से
अप्रैल का वो जो टाइम है ये बहुत क्रिटिकल पोजीशन में वर्ल्ड चला जाएगा। इनफैक्ट वर्ल्ड के मैप में भी चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे प्लैनेटरी पोजीशन बन रहे हैं अप्रैल के मंथ तक। तो ये टाइम चालू हुआ है 22 फरवरी से लेके 7 अप्रैल तक, और 7 अप्रैल को भी और एक्सटेंड कर दिया जाए तो 12 अप्रैल, 13 अप्रैल और 29 अप्रैल। ये जो टाइम है ये पूरी दुनिया के लिए बहुत खतरनाक है, और यूरोप के लिए तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यूरोप में बहुत जबरदस्त स्पिरिचुअल अवेकनिंग लोगों की हो जाएगी। जैसे कि अभी यूक्रेन का अगर हम एग्जांपल लें, यूक्रेन में लोग बहुत खुश होंगे यहाँ से 7-8 दिन पहले, टेंशन नहीं होगा उनको, बट अचानक से यूक्रेन पे रशिया ने हमला कर दिया तो क्या हुआ, अभी वहाँ के जो लोग हैं वो शॉक में चले गए कि ये जो चीजें हो रही है हमारे साथ ही क्यों हो रही है, दुनिया में कोई हमें समझ नहीं पा रहा है। तो ये जो चीजें ऑलमोस्ट स्पिरिचुअल अवेकनिंग के रिलेटेड है। व्लादिमीर पुतिन, इनकी मैंने कुंडली देखी, और जब ये राष्ट्रपति बने हैं, ये ऑलमोस्ट उसी समय राष्ट्रपति बने हैं, दिसंबर का मंथ है 1999, जब सैटर्न और जुपिटर कंजक्ट थे मेष राशि में, जो एक्टिवेटेड थी 1999 में भी, और अभी वो एक्टिवेट होगी अप्रैल के मंथ में 2022 में। तो जब ये राष्ट्रपति बने तो डिवाइन ने इनको राष्ट्रपति ही इसलिए बनाया क्योंकि ये डिवाइन मस्कुलिन है रशिया के लिए, और रशिया जो है वो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में था पिछले 30 साल से। उसने कुछ भी ऐसे कोई चीज नहीं की 2014 तक जिसकी वजह से वर्ल्ड में कोई नुकसान हो या फिर दुनिया में कुछ भी प्रॉब्लम चालू हो। बट जैसे ही उस डिवाइन फेमिनिन को डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी मिल गई व्लादिमीर पुतिन के जरिए, रशिया ने वहां से ग्रोथ लेना स्टार्ट किया 1999 से, और 1999 के बाद 30 साल तक उन्होंने बहुत अच्छी ग्रोथ की, चाहे वो एजुकेशन में हो या फिर टेक्नोलॉजी में हो। उन्होंने बहुत अच्छे रिलेशनशिप भी बिल्ड किए पूरी तरह से सारे देशों के साथ। बट अभी वो अपने फुल पावर में आ गए, क्योंकि वर्ल्ड में ये जो डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी है वो क्लैश होने वाली है 28 फरवरी को, इसी 28 फरवरी को। तो ये 28 फरवरी की एनर्जी जो है वो स्टार्ट होगी कल से। कल जब विनस मकर में चला जाएगा तो ऑलमोस्ट 5 प्लैनेट एक्टिवेट हो जाएंगे मकर में, और वो 5 प्लैनेट एक्टिवेट होने के बाद मकर जो डिवाइन मस्कुलिन को रिप्रेजेंट करती है, उस डिवाइन फेमिनिन को जो मानती ही नहीं है कि उसकी कोई ऐसी एक एनर्जी है जो डिवाइन फेमिनिन है, ओके, तो उस डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी के साथ टावर मूवमेंट होने के लिए ये क्लैश होने जा रहा है 28 फरवरी को। और ये जैसे ही क्लैश होगा, उस क्लैश के टाइम अगर यूक्रेन ने सरेंडर कर दिया तो ठीक है, ज्यादा मेजर इश्यूज नहीं होंगे। बट अगर यूक्रेन ने 28 फरवरी तक सरेंडर नहीं किया रशिया के साथ, तो ये पूरा जो वॉर है ये एक्सटेंड हो सकता है 7 अप्रैल तक, और 7 अप्रैल से 29 अप्रैल तक यूक्रेन को सरेंडर करना ही पड़ेगा। ना इसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कुछ नहीं कर सकता, नाटो भी कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता मतलब कुछ नहीं कर सकता। और रही बात रशिया की, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो यूक्रेन को कैप्चर तो नहीं करना चाहता, सिर्फ इन्वेड करके उसमें उसके कुछ पार्टीशन कर सकता है, जैसे कि वर्ल्ड मैप चेंज करने की बात मैंने की अप्रैल मंथ में, हो सकता है अप्रैल मंथ में वर्ल्ड मैप चेंज हो सकता है, यूरोप की बात कर रहा हूँ मैं। उस टाइम पे रशिया जब यूक्रेन को डील ऑफर करेगा तो वो यही डील ऑफर करेगा कि यूक्रेन यूएसआरबी, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है यूएसएसआर का सपना है, उसको ज्वाइन करे। ये हो सकता है अप्रैल मंथ में यूएसएसआर का इंटीग्रेशन वापस फिर से हो सकता है। वो टाइम है 22 अप्रैल 2023 से लेके 30 मार्च 2025, और ये डिक्लेरेशन किया जाएगा सुबह 6 बजे। ये दोनों डेट्स के बीच में जो भी टाइम रहेगा सुबह 6 बजे वो डिक्लेरेशन किया जाएगा, और यूएसएसआर का नया नाम होगा यूएसआरबी, या फिर वो
कुछ और भी रख सकते हैं, बट अभी के लिए उनके ऑर्गेनाइजेशन ये वही है कि यूएसआरबी, उसको बोलते हैं यूनियन स्टेट ऑफ रशिया एंड बेलारूस। जो भी चीजें पिछले 3 साल से हुई है, 2019, 20, 21 और अभी 22, लास्ट 3 साल में जो भी प्रिपरेशन था डिवाइन का, डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन एनर्जी का, उसका कंजंक्शन 2022 में होने वाला है। और वो कंजंक्शन इतना भयानक रहेगा कि यहाँ से जो एनर्जी पीक करेगी, बहुत सारी इवेंट्स ऐसे होने वाले हैं 2022 में जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन होगा प्लैनेट पे, और बिना डिस्ट्रक्शन के क्रिएशन भी नहीं हो सकता। तो ये डिस्ट्रक्शन का काउंटडाउन अभी स्टार्ट हुआ है 2019 से, अभी 3 साल गए हैं और 3 साल जाना है, तो 2026 तक इसी एनर्जी में दुनिया रहेगी। तो ये 6 साल का पूरा प्लान है, 2026 तक इसी एनर्जी में दुनिया रहेगी। बीच बीच में शांति हो सकती है, बट 2026 में और 26 तक ऑलरेडी इसी टाइप की एनर्जी में दुनिया रहेगी। और इसी से वर्ल्ड वॉर 3 का सेटअप हो रहा है। 2019 जनवरी के बाद जो प्लेसमेंट्स थी प्लैनेट्स की, शनि और जुपिटर, राहु, केतु, शनि और जुपिटर जो कंजक्ट हुए 2019 और 20 में, उसके 18 साल बाद सेम प्लैनेट्स ऑलमोस्ट अलग राशि में वो कंजक्ट होंगे। और वो कंजक्ट जब होंगे, वो टाइम है 2038 से लेके 2043 तक। तो इसका जो ट्रेलर है, ये ट्रेलर आपको फरवरी से लेके अप्रैल में मिल रहा है 2022 के। ये जो ट्रेलर है, जो भी रशिया और यूक्रेन के बीच में हो रहा है, यूएस, इंडिया, चाइना, ये जो भी चीजें चल रही है अभी लास्ट 6 साल से, ये सिर्फ ट्रेलर था। इसका जो अनस्टेबिलिटी का पीरियड है वो आएगा जून से लेके अक्टूबर इसी साल 2022 में। और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स जो प्लान्ड है, ऑलरेडी प्लान्ड है, वो 2022 से लेके 2027 में होने वाले हैं। 2022 से 2027, ये 5 साल में ऐसे ऐसे अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स इस दुनिया में होंगे जिसके लिए आप प्रिपेयर नहीं हो। और यही से सेटअप होगा वर्ल्ड वॉर 3, जो होगा 2038 से लेके 2043, 43। वर्ल्ड वॉर 3 के ऊपर ही मैं एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और वीडियो डालूंगा 6 जून 2022 को। नोट डाउन, 6 जून 2022 को मैं सुबह 6 बजे वही वीडियो बनाऊंगा वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में, क्योंकि वो दिन ही ऐसा है जब मुझे ऐसी एनर्जी मिलेगी डिवाइन के थ्रू, जिससे मैं आपको और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ और एक्चुअल डेट्स में निकाल के दे पाऊँ कि एक्चुअली किस टाइम पे वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है। अब बात करते हैं भारत की रशिया और यूक्रेन के स्टैंड पे, यूएनएससी में या फिर वर्ल्ड वाइड पोजीशन में। तो मैंने आज ही सुबह न्यूज़ देखी कि यूएनएससी में भारत ने कोई स्टैंड नहीं लिया है, मतलब किसी भी पक्ष में वोट नहीं किया है। उसका एक रीज़न है कि इंडिया ने ऑलमोस्ट 19th सेंचुरी में ही यूएसएसआर और यूएसए दोनों के साथ एक ऐसी ट्रीटी साइन की है कि नॉन अलाइनमेंट ट्रीटी, उसको बोलते हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ये क्या है? जिस वॉर में रशिया, यूएसएसआर और अमेरिका पार्टिसिपेटेड है और दोनों एक दूसरे के खिलाफ है, उस वॉर में इंडिया न्यूट्रलाइज्ड हो जाता है। ऐसी एक ट्रीटी है। अब ऐसे बहुत सारे मौके आए इससे पहले कि इंडिया न्यूट्रलाइज हुआ, और इस बार भी इंडिया न्यूट्रलाइज हुआ, और ये इंडिया का सबसे बेस्ट डिसीजन है। और हमारे जो बड़े नेता हैं यहाँ से 50 साल पहले, 60 साल पहले, जवाहरलाल नेहरू, वो 1971 के बाद उन्होंने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है नॉन अलाइनमेंट ट्रीटी। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, इसमें जो सारे देश शामिल हुए, वो सारे देश ऐसे वॉर में पार्टिसिपेट करने के खिलाफ थे कि हम
ऐसे किसी भी वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे जिसमें डिस्ट्रक्शन हो। और उसमें पहला जो देश था वो इंडिया था, और जवाहरलाल नेहरू उस संस्था के फाउंडर है। और आज इंडिया उसी स्ट्रेटेजी पे चल रहा है। और इस वक्त जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने बहुत बेस्ट डिसीजन लिया है कि ये किसी के साथ ना स्टैंड होने का, और इनडायरेक्टली हम रशिया के साथ ही स्टैंड ले रहे हैं, क्योंकि रशिया हमारा डिफेंस पार्टनर है यहाँ से 100 साल पहले से। जब यूएसएसआर टूटा तब भी, और यूएसएसआर टूटने से पहले तब भी यूएसएसआर हमारा डिफेंस पार्टनर है। और हमारे मेजर जो स्टेक है डिफेंस में वो रशिया के थ्रू ही आते हैं। इसीलिए इंडिया ने न्यूट्रलाइज स्टैंड लेके एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, क्योंकि अगर इंडिया रशिया को अपोज करके यूएनएससी में अमेरिका के साथ चला जाता तो वहां पे अमेरिका तो खुश हो जाता, बट चाइना रशिया को इन्फ्लुएंस कर सकता है आगे के 5 साल में। इसीलिए इंडिया ने ये बेस्ट डिसीजन लिया कि न्यूट्रलाइज लेने का, ताकि इससे रशिया को फायदा भी हो, भारत का भी फायदा हो, और यूक्रेन को जो नुकसान होने वाला है वो भी ना हो। तो ये बेस्ट डिसीजन था नरेंद्र मोदी जी का। इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा 28 तारीख के बाद जो मेरा वीडियो आएगा वो उसी के ऊपर आने वाला है, तो वो वीडियो आप जरूर देखना। इल्लुमिनेत्रा को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।